हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 11। इसमें जो आज हम करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो, 10th 11th 12th, सीबीएसई यूपी बिहार बोर्ड, किसी भी क्लास के बच्चे हो या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी में अगर उनके पास पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है तो ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उनके लिए होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में आपको आपके ही लैंग्वेज में समझाया जाता है। साथ में आपके समक्ष जो है डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपके लिए नोट डाउन करना भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता ही कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक है द मेंबरशिप इलेक्शन ऑफ द लोक सभा। द मेंबरशिप एंड इलेक्शन ऑफ द लोक सभा, देयर इज द इंडियन पार्लियामेंट। There is unlike a Rajya Sabha, is a Lok Sabha is a not a permanent body. There is unlike Rajya Sabha and Lok Sabha is a not a permanent body. It is selected to the directly by their people on the basis of the universal adult franchise. It is also called to the popular house or lower house. There is called to the popular house or lower house. The maximum is a permissible of member of the Lok Sabha is a 550, out of which is the 530 are directly elected from the state, while the 20 member are elected from the Union Territory. And besides, the president may be nominate 2 member for the Anglo-Indian community. It is he feels that is a sad communities are not adequately is represented in a house. The continuous member of seat has been to the reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. In the Lok Sabha, initially the provision was made for a 10-year from a consent of the Constitution, and which has been to the extended time and again for the further 10-year by the various constitutional is amendments. The 79 the amendment has extended for it of 60 years from to the commencement of the Constitution. The reservation of the seat of the scheduled caste or scheduled tribes mean to the person belonging to the SC/ST, and they will represent such as a reserve seat, and that impulse that the only person belong to SC/ST can contest from to reserve constituencies, but they have joined to the electorate, and all the voters of the reserve is a constitutional votes and irrespective of their caste and tribes. There is no separation of the voter in term of caste or tribe. The representation to the Lok Sabha is based on population. There is the most important here. The representation to the Lok Sabha is based on population. Therefore, UP, which is their most heavier populated state in India, they send many as 80 member. While the smaller state like Mizoram, Nagaland and Sikkim send just one representative each of the Lok Sabha. The 7 member represent of Delhi for the purpose of elected to the Lok Sabha. The state are divided into the single member constituency on the basis of population. The next year qualification. The qualification, all the citizens of 80 years of age and above the entire vote to the election of the Lok Sabha subject to the law made by the Parliament.
there is a citizen of 80 years age and above to the entitled to the vote in the election to be Lok Sabha subject to the law made by the Parliament. Any Indian citizen can become a member of Lok Sabha provided he or she fulfill the following qualification. The first year, he should be not less than 25 years of age, and she should be declared through on the oath is a affirmation that he has a true faith and allegiance in the Constitution, and that will be upholded the sovereignty and integrity of India. The next year, he is a must is a possess such other qualification as may be laid down by the Parliament by law. He must be registered as the voter in any constituency in India. The person as here the contesting from to the reserved seat should be belong to be scheduled caste or scheduled tribe as the case may be. The next year tenure. The normal term of Lok Sabha is a 5 year, and but the president on the advice of counseling of minister may be dissolved it is before the expire of 5 year. In case of national emergency, its a term can be extended for 1 year at the time, but it will be not exceed of 6 months after the emergency over. And ours is a several occasionally Lok Sabha was a dissolved periods of their end of it is a term. For example, the 12th Lok Sabha elected in the 1998 was dissolved in 1999. The officially of the Lok Sabha and the Speaker and the Deputy Speaker. The presiding officer of the Lok Sabha is known as the Speaker. The member of the House elected him, and he is remained to Speaker even after Lok Sabha is dissolved till the next House elected as a new Speaker in his place. In she absence, a Deputy Speaker who is also elected by the House preside over to the meeting. But the Speaker as well as the Deputy Speaker can be removed from office by the dissolutions of Lok Sabha passed by a majority of all then member of House. There is the most important, but some of power and function of the Speaker are given below. The first power here, the basic function of the Speaker is a preside over to the House and conduct the meeting of the House is an orderly manner. No member can be speak in the House without his permission, and she may be asked the member to finish his speech, and in case the member does not be obliged, she may be ordered that the speech should not be recorded. And the next year, all the will reports, mention and resolution are introduced with the Speaker's permissions, and she put the motion of will to be vote. She does not be participate in its voting, but when there is a ties, equal is a member of votes on the both side. She can use his casting votes, but she is expected to be cast here vote in a manner so that is a impartiality and independence are retained. And the next year, she decision in all the parliamentary matter are final, and she also rules on the pointed of the order arise by the member and her decision in a final. And she is the custodians of right and provisions of the members. And she disqualify a member of she is the membership in case of defections, and she also accept the designations of member and decide about the genuineness of their designations. And in case of joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha, the Speaker preside over to the meeting. हमारा जो आज चैप्टर है वो है भारत के संसद। उसके अंतर्गत जो हमारा आज टॉपिक आया है वो है लोकसभा की सदस्यता एवं निर्वाचन। देखिए, लोकसभा की सदस्यता एवं निर्वाचन जो है कई मानने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें जो है ये जो होता है लोक द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर जो जनता स्वयं ही लोकसभा के सदस्यों को जो है निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि हम जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो हम कैसे व्यक्ति को चुने और इसका क्या योग्यता होनी चाहिए और इन सब में क्या विशेषताएँ रहेगी। कहते हैं राज्यसभा की तरह भी लोकसभा का एक स्थायी सदन नहीं है।
देखिए राज्यसभा की तरह ही लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा तो स्थायी सदन थी, लेकिन लोकसभा यहाँ पर अस्थायी सदन नहीं है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से जो है 530 सीधे राज्य से निर्वाचित होते हैं, यानी आपके ही राज्य से 530 में से कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि शेष 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से जो है 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और आपके यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारा जो है 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, पहले 7 था लेकिन अब जो है 9 हो गया है, क्योंकि इसमें 2 राज्यों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गया है। तो जो 9 है तो 20 क्यों? तो ये आपको होना चाहिए पता है, कुछ राज्य जो है यूटी के उसमें से 7-7 भी सदस्य भी आते हैं, जैसे दिल्ली है वहाँ से काफ़ी सदस्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए टोटल जो होते हैं 20 हो जाता है। तो ये आपके लिए समझना जरूरी था। इसके अतिरिक्त 2 जो है तो है एग्गस भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी 2 सदस्यों को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि उसे लगता हो कि समाज के उस वर्ग के सदस्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो ऐसा करता है। लोकसभा में कुछ सीटें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखी गई है। आरंभ में संविधान लागू होने के समय यह प्रावधान केवल 10 वर्ष के लिए रखा गया था, जिसे बाद में विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा कई बार 10-10 वर्ष कर के बढ़ा दिया गया। 19वीं संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में लागू होने के 60 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से यह अभिप्राय है कि इन स्थानों के लिए केवल अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं और सब जगह जो है इनके लिए आरक्षण दिया गया है। तभी देखते हो कि कोई भी जाति जो होती जनजाति के आज जो है राजनीतिक में उनका बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। परंतु हमारे यहाँ संयुक्त निर्वाचन मंडल है और आरक्षित क्षेत्रों के सभी मतदाता बिना किसी जाति अथवा जनजाति से जुड़े होने के आधार पर मतदान सदैव करते हैं। जाति अथवा जनजाति के आधार पर मतदाताओं में कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होता है। तो लोकसभा में याद रखना दोस्तों कि जनसंख्या के आधार पर वहाँ का प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, वहाँ से जो है 80 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। देखिए मैंने कहा था ना कि जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ पर जो है लोकसभा के लिए सदस्यों की जो है चुना जाता है। तो आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में 80 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम लोकसभा में केवल एक सदस्य ही भेजे जाते हैं। दिल्ली से 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि 20 सदस्य जो बनते हैं यूटी के, आपको पता है यूटी जो है 9 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ 20 चुने जा रहे हैं। तो देखिए 7 जो है दिल्ली से ही आते हैं, तो इसे समझ सकते हो कि दिल्ली भी यूटी है और यहाँ से 7 सदस्य भेजे जाते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु जनसंख्या के आधार पर राज्य का विभाजन एक सदस्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है योग्यताएं। देखिए क्वालिफिकेशन आखिर क्या होता है। कहते हैं संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार भारत के सभी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उसके ऊपर हो लोकसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, यानी अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है रूल है, ठीक है। तो भारत का कोई भी नागरिक लोकसभा का सदस्य बन सकता है यदि उसकी योग्यता कुछ इस प्रकार हो। पहली योग्यता तो यही होता है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 25 वर्ष होना ही चाहिए। उसे शपथ अथवा प्रतिज्ञान के माध्यम से यह घोषणा करनी होगी कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं विश्वास रखता हो तथा वह भारत की कहते संप्रभुता और अखंडता की जो अनुरक्षण बनाए रखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योग्यता के अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात जो है चौथी योग्यता तो यही दिखाती है कि सुरक्षित स्थान के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति वंचित शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। ये भी एक प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्य अवधि, यानी कितने सालों तक जो है ये अपने कार्य में निरत रह सकते हैं। कहते हैं लोकसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है, परंतु 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे भंग कर सकता है, यानी उसे हटा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1
बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जब आपातकालीन पड़ती है, इमरजेंसी की कंडीशन आता है तो 1 साल बढ़ा दी जाती है। परंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोकसभा को अवधि पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है, जैसे 1998 में निर्वाचित 12वीं लोकसभा में जो है 1999 में भंग कर दी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लोकसभा के पदाधिकारी। देखिए यहाँ पर लोकसभा के पदाधिकारी के हम विषय में चर्चा करें तो यही बात साफ होता है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। कहते हैं लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष कहा जाता है और उसे सदन के सदस्य निर्वाचित करते हैं। यदि लोकसभा भंग कर दी जाए तो भी वह तब तक अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर नया जो है अध्यक्ष नहीं चुन लेती। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जिसका निर्वाचन भी सदन ही करती है, बैठक की अध्यक्षता कर सकता है और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा में उस समय के सदस्यों को बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के पदस्थ किया जा सकता है। तो यानी आप यहाँ पर समझ सकते हो साफ शब्दों में कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, वो वहाँ के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं और वहाँ के सदस्य ही निर्वाचन करते हैं और वही व्यक्ति जो होता है वहाँ का जो लोकसभा के पदाधिकारी बनता है। अगर हम बात करें लोकसभा सदस्य की कुछ शक्ति तथा कार्य, तो यहाँ पर कार्य और शक्तियाँ दी गई है। कहते हैं अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की बैठक की अध्यक्षता करना होता है। देखिए कोई अध्यक्ष होता है, जैसे आप स्पीकर देखते ही हो लोकसभा राज्यसभा में कि ऊपर स्पीकर बैठा हुआ होता है, सबकी बात सुन रहा होता है, तो वही अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष का मुख्य कार्य यही होता है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करे और उन्हें अनुशासित ढंग से चलाने की कोशिश करे। उसकी आज्ञा के बिना कोई सदस्य सदन में बोल नहीं सकता है। आपने देखा भी होगा कि सदन में बहुत बहस होती है तो ऊपर बैठे हुए व्यक्ति जो है बार बार जो है बोलने से मना करते हैं। तो यही बात इंपॉर्टेंट रहता है कि बिना कोई सदस्य जो है बोल नहीं सकता है, वह किसी भी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह भी सकता है और यदि सदस्य ऐसा न करे तो वह आदेश दे सकता है कि उसको भाषण का अभिलेखन न किया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बात अगर हम दूसरी करें तो कहते हैं सभी विधायक रिपोर्ट तथा प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं। वह विधायक या प्रस्ताव मतदान करवाता है, वहाँ स्वयं मतदान में भाग नहीं लेता। अध्यक्ष जो होता है कभी भी मतदान में भाग नहीं लेता है, वहाँ पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही वहाँ पर मतदान कर सकते हैं। परंतु जब भी गतिरोध की स्थिति पैदा हो सक जाता है, यानी गतिरोध का अर्थ दोस्तों यही होता है कि 2 सदनों में टाई हो जाती है, तो उसमें जो इसका अध्यक्ष होता है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है। अर्थात पक्ष या विपक्ष दोनों ओर से मत सामान्य हो जाए तो वह अपना निर्णय मत डाल सकता है, परंतु उसे यह आशा की जाती है कि मतदान करते समय उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे, यानी किसी प्रकार का उस पर दबाव न हो। कहते हैं अगर अगली पॉइंट की हम बात यहाँ पर करें तो कहते हैं सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम ही मानी जाती है और वह संसदीय प्रक्रिया के उल्लंघन संबंधी उठाए गए प्रश्नों पर भी अपना निर्णय देता है, जो कि अंतिम निर्णय होती है। वह सदस्यों के अधिकारों तथा विशेष अधिकारों की सदैव रक्षा करता है। यदि कोई सदस्य दल बदल लेता है तो वह उसकी सदस्यता रद्द भी कर सकता है और वह सदस्यों के त्याग पत्र पर भी स्वीकार करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है अध्यक्ष के लिए। जब भी लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो वह उसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था लोकसभा वो ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कार्यप्रणाली के विषय में चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें से 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करना है वो ये है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ YouTube से जो है लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा था, जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी प्राप्त होगी। नहीं तो अगर आपको यहाँ अच्छा लग रहा होगा फिर आप ट्राई करोगे त्रिपाण सेंटर लिखने का तो शायद आपको वीडियो प्राप्त ना होगा, क्योंकि त्रिपाण लिखोगे तो त्रिपुरा कर देता है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप मेरे वीडियो के सारे जो है वीडियो देख सकते हो, आपके समक्ष दिख जाएगा, जहाँ पर जो भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उसको आप अपने मोबाइल में सेव करके जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।